नमस्ते। आज की इस बेहद रोचक चर्चा में हम रोजमर्रा की जिंदगी के जासूस बनने वाले हैं। हम सीधे अपनी रसोई में छिपे विज्ञान को उजागर करेंगे। कक्षा 7 की विज्ञान की किताब से लिए गए इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम एकदम क्रमानुसार समझेंगे कि हमारे भोजन के स्वाद से लेकर प्रयोगशाला के उन रंग बिरंगे बदलावों के पीछे का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले इस बहुत ही साधारण लेकिन दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक ताज़ा कटा हुआ नींबू है और उसकी बस एक बूंद जीभ पे पड़ती है। एकदम से जो तीखा और खट्टा सा स्वाद आता है ना, वो आखिर क्यों होता है? अक्सर मन में ये सवाल आता होगा कि हमारी रसोई में मौजूद कुछ चीज़ें खट्टी तो कुछ कड़वी क्यों होती हैं? इसका सारा का सारा जवाब रसायन विज्ञान की दुनिया के दो सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में छिपा है। आज का ये सफर बिल्कुल क्रमानुसार आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अम्ल और क्षार को समझेंगे, फिर प्राकृतिक सूचकों यानी इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद मशहूर लिटमस टेस्ट, फिर उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया और अंत में देखेंगे कि ये सब हमारे दैनिक जीवन से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए अपने पहले विषय अम्ल और क्षार में गहराई से उतरते हैं। ये हमारी रासायनिक दुनिया के मुख्य किरदार हैं जो भोजन के स्वाद और सफाई उत्पादों की प्रकृति को पूरी तरह से तय करते हैं। इन सभी सामान्य चीजों में जो खट्टापन होता है ना, वो इनमें मौजूद प्राकृतिक अम्लों यानी नेचुरल एसिड्स के कारण होता है। दरअसल अंग्रेजी का शब्द एसिड लैटिन भाषा के शब्द एचरे से आया है, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। जैसे नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल। ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं जो अक्सर हमारे खाने का हिस्सा होते हैं। अब अम्लों के बिल्कुल विपरीत आइए क्षार यानी बेसिस पर एक नज़र डालते हैं। बेकिंग पाउडर, साबुन या खिड़की साफ करने वाले क्लीनर को ही ले लीजिए। इन्हें छूने पर ये बिल्कुल साबुन की तरह चिकने लगते हैं और इनका स्वाद खट्टा नहीं बल्कि थोड़ा कड़वा होता है। उदाहरण के लिए चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और साबुन में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। संक्षेप में कहें तो अम्ल खट्टे हैं और क्षार कड़वे और चिकने। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा नियम याद रखना जरूरी है। प्रयोगशाला में मिलने वाले हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक जैसे खनिज अम्ल और शक्तिशाली क्षार बेहद खतरनाक और संचारक होते हैं। बिल्कुल सच, ये बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी अज्ञात रसायन की पहचान करने के लिए उसे कभी भी किसी भी हाल में चखना या छूना नहीं चाहिए। अब यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। अगर रसायनों को सुरक्षित रूप से चख या छू नहीं सकते, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा तरल अम्ल है और कौन सा क्षार? यही पर हमारे अगले विषय की एंट्री होती है। इंडिकेटर्स या प्राकृतिक सूचक, इन्हें हम रसायन विज्ञान के जासूस कह सकते हैं। ये ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं जो किसी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग ही बदल लेते हैं। मतलब बिना छुए या चखे सिर्फ रंग देखकर उस तरल की असलियत जानी जा सकती है। और प्रकृति ने हमें ऐसे कई बेहतरीन जासूस दिए हैं। चलिए एक छोटा सा मजेदार प्रयोग देखते हैं। हल्दी एक बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक सूचक है। हमने अक्सर देखा है कि जब किसी सफेद शर्ट पर सब्जी की हल्दी का पीला दाग लग जाता है और हम उसे साबुन से धोते हैं तो वह तुरंत लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि साबुन एक क्षार है। हल्दी क्षारीय विलयन के संपर्क में आते ही पीले से सीधे लाल हो जाती है, एकदम जादू की तरह। हमारी प्रकृति का एक और शानदार जासूस है गुड़हल यानी चाइना रोज का फूल। इसकी पंखुड़ियों को गर्म पानी में डालकर एक बेहतरीन रंगीन अर्क बनाया जा सकता है। जब इस सूचक को किसी अम्ल में मिलाते हैं तो ये गहरा गुलाबी या मैजेंटा हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसे किसी क्षार में मिलाया जाए ये बिल्कुल हरा हो जाता है ना कमाल का जासूस? अब बढ़ते हैं दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होने वाले सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक सूचक की ओर, लिटमस। ये एक ऐसा नाम है जो विज्ञान की दुनिया की पहचान बन चुका है। ये जानना सच में बहुत दिलचस्प है कि प्रयोगशाला का ये मशहूर जासूस वास्तव में जीव विज्ञान से आता है। लिटमस लाइकेन नाम के जीवों से निकाला गया एक प्राकृतिक बैंगनी रंग का अर्क है। अपनी सुविधा के लिए हम इसे कागज की पट्टियों पर लगाते हैं जिन्हें लिटमस पेपर कहा जाता है। ये आमतौर पर लाल और नीले रंग की पट्टियों में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं।
तो ये लिटमस पेपर आखिर काम कैसे करते हैं? बहुत ही सरल है। अगर एक नीले लिटमस पेपर को किसी अम्ल में डाला जाए तो वो लाल हो जाएगा, और अगर लाल लिटमस पेपर को किसी क्षार में डाला जाए तो वो नीला हो जाएगा। ये किसी भी रहस्यमयी तरल पदार्थ को पहचानने का सबसे अचूक, आसान और सुरक्षित तरीका है। लेकिन एक मिनट रुकिए, नल के पानी या रोजमर्रा के साधारण नमक के घोल का क्या? जब उन पर इस लिटमस पेपर का परीक्षण किया जाता है तो लाल लिटमस लाल ही रहता है और नीला लिटमस नीला ही, कोई भी रंग नहीं बदलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया की हर चीज सिर्फ अम्ल या क्षार नहीं होती। कुछ पदार्थ उदासीन यानी न्यूट्रल भी होते हैं। ये बिल्कुल बीच में होते हैं, न अम्ल न क्षार। अम्लों की बात करते हुए हमें उनके पर्यावरणीय प्रभाव को भी जरूर समझना चाहिए। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी हवा में मौजूद होते हैं। जब बारिश होती है तो ये गैसें बारिश के पानी में घुलकर कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बना देती हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहा जाता है, और ये हमारी इमारतों, पौधों और जानवरों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। अब हम इस पूरे सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। क्या होगा जब एक शक्तिशाली अम्ल और एक कड़वा क्षार एकदम आमने सामने आ जाएं? उदासीनीकरण, इसे एक महाकाव्य जैसे टकराव के रूप में देखा जा सकता है। जब एक अम्ल और एक क्षार को मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के गुणों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। वे दोनों लड़कर खुद को खत्म कर लेते हैं, और इस कमाल की प्रक्रिया में 3 नई चीजें बनती हैं: लवण यानी नमक, पानी और बहुत सारी ऊष्मा या गर्मी। इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया का मूल समीकरण कुछ ऐसा दिखता है: अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण, पानी और ऊष्मा। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि बनने वाला ये नया लवण या नमक हमेशा उदासीन नहीं होता। वो उस अम्ल या क्षार की ताकत के आधार पर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन कुछ भी हो सकता है। चलिए इस समीकरण को किताब के ही एक बहुत स्पष्ट उदाहरण से समझते हैं। अगर खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाए और उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार के साथ मिला दिया जाए तो वे आपस में बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, और परिणाम क्या मिलता है? हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, जो कि रोजमर्रा का खाया जाने वाला साधारण नमक है, और साथ में पानी और ऊष्मा। जरा सोचिए, 2 खतरनाक रसायन मिलकर हमारा साधारण नमक बना देते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, प्रयोगशाला में ये कैसे पता चलेगा कि अम्ल ने क्षार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? इसके लिए फिनोल्फ्थेलीन नामक एक कृत्रिम सूचक का उपयोग किया जाता है। ये अम्ल में बिल्कुल बेरंग रहता है, लेकिन क्षार में गहरा गुलाबी हो जाता है। जब उदासीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये गुलाबी रंग अचानक से गायब हो जाता है तो बस वही वो सटीक क्षण होता है जब अम्ल ने क्षार को पूरी तरह से बेअसर कर दिया है। आइए अब अपने सफर के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, दैनिक जीवन। चलिए देखते हैं कि विज्ञान की किताब का ये रासायनिक युद्ध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है। यह रसायन विज्ञान सच में जीवन में बहुत मदद करता है। जब कभी पेट में बहुत अधिक अम्ल बन जाता है, जिससे अपच या एसिडिटी होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा हल्का क्षार या एंटासिड लिया जाता है, जो उस अम्ल को बेअसर कर देता है और हमें राहत मिलती है। जब कोई चींटी काटती है तो वह हमारी त्वचा में फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है। वहाँ बेकिंग सोडा रगड़ने से वह दर्द तुरंत बेअसर हो जाता है। और खेतों में भी जब मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए उसमें चूना यानी एक क्षार मिलाया जाता है। इसका महत्व केवल शरीर या खेतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर उद्योगों में भी है। कारखानों से निकलने वाला कचरा अक्सर बहुत अधिक अम्लीय होता है। अगर इसे ऐसे ही सीधे नदियों में छोड़ दिया जाए तो ये मछलियों और जलीय जीवन को पूरी तरह नष्ट कर देगा। इसलिए इसे पानी में छोड़ने से पहले क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाकर उदासीन करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो अम्लों के खट्टेपन से लेकर क्षारों की कड़वाहट, प्रकृति के शानदार जासूसों और उदासीनीकरण के इस महाकाव्य टकराव तक का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटा सा सोचने का विषय। इस समय हमारी अपनी रसोई में ऐसे और कौन-कौन से प्राकृतिक सूचक छिपे हो सकते हैं? क्या चाय की पत्ती या लाल पत्ता गोभी भी कोई रंग बदल सकती है? अगली बार जब खाना पके तो उसे एक वैज्ञानिक की नज़र से जरूर देखिएगा। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही सीखते रहें और नई नई खोज करते रहें।